गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हम लेसन कर रहे थे राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ये वाला सारा का सारा हमारा कवर हो चुका है, तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पैसेज है, आप साथ में अपनी ना बुक लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जहाँ जहाँ मैं आपको नोट करवा रही हूँ बातें, वो आप नोट करते रहें, और जो समझने की बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझें। तो यहाँ एक छोटी सी इस पैसेज के अंदर यहाँ पर एक स्टोरी है। ये वैसे ही आपके एक लेसन से छोटी सी बातें हैं, तो मैं आपको एक बार इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, कि बाइबल के अनुसार, बाइबल जो मैंने पीछे आपको बताया था कि एक बुक है, उस बाइबल में ये स्टोरी बताई गई है। द फ्लड वॉज मीन टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन अर्थ। कि एक बार है ना, धरती पर बाढ़ आ गई थी और धरती पर जो सारा जीवन था ना, बिल्कुल नष्ट होने वाला था। तो हाउवर गॉड दोज ए मैन नोहा, तो भगवान ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर सारे के सारे जीव जंतु मर जाएं। तो उसने एक नोहा नाम का व्यक्ति है, उसको चूज़ किया टू एंश्योर दैट लाइफ, ताकि वो लाइफ को बचा सके, कुड कंटिन्यू ओवर द फ्लड। भगवान चाहते थे, इसलिए उसने नोहा को चूज कर लिया। नोहा बिल्ड ए हुज बोट एन आर्क। जो नोहा नाम का व्यक्ति था, इसने एक बहुत बड़ी नाव बनाई। ही टुक ए पेयर ईच ऑफ नॉन स्पेसीज, यानी कि जातियाँ, ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड ऑन बोर्ड द आर्क। इसने जो बोट बनाई थी ना, बहुत सारी बड़ी, तो उसमें सभी जातियों से एक एक पेड़ ले लिया इसने। जैसे एनिमल में है शेर और शेरनी का एक पेड़ ले लिया, ऐसे ही बर्ड में एक एक मोर और मोरनी, जैसे एक एक मतलब इसने पेड़ ले लिया सभी का, ताकि है ना इस दुनिया में सभी को, सभी जातियों को कायम रखा जा सके आगे तक भी, क्योंकि भगवान ने ऐसा सोचा था कि वो पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट करना ही नहीं चाहते थे। तो इस तरह से इस फ्लड से जो बचाने का काम किया भगवान ने, नोहा नामक व्यक्ति को भेजकर किया था। ये स्टोरी हमें यहाँ बाइबल की जो बुक है वहाँ देखने को मिली है। देर वॉज स्ट्रिंगली सिमिलर स्टोरी इन द मैसोपोटामिया। ऐसी ही स्टोरी एक मैसोपोटामिया में है जो ट्रेडिशन में चल रही है, यानी कि वेयर द प्रिंसिपल करेक्टर वॉज कॉल्ड जरुस्त्रा और उटुपनिष्टम। तो इनके लिए वर्ड यूज किए गए हैं। तो इसमें बस लेसन में आपने यही एक साइड वाला करना था, ठीक है। अब मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ, जहाँ से आपको फ्रात रिवर और टिग्रिस रिवर, इजिप्ट जो वर्ड आया था, इजिप्ट में कौन सी रिवर है, कहाँ पर टर्की है, इस तरह से मैं आपको इस मैप में दिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो फ्रात और टिग्रिस रिवर के बिटवीन है। तो यहाँ पर हमारी फ्रात है और यहाँ पर टिग्रिस रिवर है, तो इन्हीं के बीच में मेसोपोटामिया स्टैंड करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेजर्ट ऑफ अरेबिया है, इजिप्ट है यहाँ पर, और इजिप्ट में नील नदी है। ये हमारा मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर टर्की, जो कुछ एक जैसे बताई थी ना कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है वो कहाँ तक फैली हुई है, तो ये टर्की रहा हमारा। यहाँ पर ये ईरान है। फिर यहाँ पर दो आए थे शहर, बेबीलोनिया, यानी कि इसके साउथर्न वाले एरिया को कहा गया था बेबीलोनिया। उरक है, ये छोटी छोटी सिटी हैं जो कि मेसोपोटामिया में है। फिर यहाँ पर मारी, तो ये मारी भी क्या है, एक सिटी का नेम है, ओके। तो इस तरह से मेसोपोटामिया एक पूरा का पूरा इराक गणराज्य का भाग है, और ये फ्रात और टिग्रिस रिवर के बीच में बिटवीन स्टैंड लाई करता है। तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इसकी जियोग्राफी के बारे में।
जो मेसोपोटामिया है इसकी जियोग्राफी कैसी है, यानी कि इसका भूगोलिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो इराक इज़ ए लैंड, आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि मेसोपोटामिया से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी, कि उसकी जियोग्राफी के बारे में बताइए, अबाउट इट्स जियोग्राफी। तो यहाँ पर जियोग्राफी में आप देखोगे कि सारा का सारा मेसोपोटामिया था कैसा, नॉर्थ में कैसे है, साउथ में कैसे है, ईस्ट में कैसे है, वेस्ट में कैसे है, क्या था वहाँ पर, किस तरह से बोला जाता था, क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, इरिगेशन कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था वहाँ पे, तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इराक इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट्स। जो इराक था ना लैंड, क्योंकि इराक के अंदर ही है अपना मेसोपोटामिया, तो काफ़ी विविधतापूर्ण था, यहाँ का जो पर्यावरण था काफ़ी विविध था। इन द नॉर्थ ईस्ट लाई ग्रीन अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग होता है ऊंचे नीचे। जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए, तो आप साथ के साथ इनको राइट कर सकते हैं कि जैसे अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग का मीनिंग क्या है, ऊंचे नीचे, प्लेन्स, ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन्स रेंजेस विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं इसके ज्योग्राफी पार्ट में नॉर्थ और ईस्ट के बारे में, कि जो इसका उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर लाई ग्रीन, कि जो मैदान थे ना ऊंचे नीचे मैदान थे, लेकिन वो घास से, हरी घास से हरे भरे थे, ठीक है, हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे। ग्रेजुअली और धीरे धीरे ये क्या हुआ, पर्वतों की तरफ खिसकने लगे, पर्वतों की तरफ वृक्ष वगैरह, तो ये ट्री कवर्ड हो गए, माउंटेन रेंजेस थे। वहाँ पर क्लियर स्ट्रीम, यानी कि स्वच्छ स्ट्रीम, इनसे यहाँ पर झरने, तो वहाँ पर स्वच्छ झरने थे। एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली फ्लावर थे। तो ये आप इसकी नॉर्थ एंड ईस्ट वाली साइड को देखोगे कि इसमें क्या क्या था। यहाँ पर काफ़ी रेनफॉल थी फसल को उगाने के लिए, इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, रेनफॉल को उगाने के लिए यहाँ पर काफ़ी, फसल को उगाने के लिए काफ़ी रेनफॉल थी। हेयर एग्रीकल्चर बिगिन बिटवीन, जो यहाँ का एग्रीकल्चर है वो कब स्टार्ट होता है, 7000 एंड 600 BC से स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पर एग्रीकल्चर की। इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ देर इज स्टैच ऑफ अपलैंड कॉल्ड ए स्टेप्पी, यानी कि इसके जो नॉर्थ में था ना एक स्टेप्पी था। अभी स्टेप्पी क्या है ये आपने जानना है। ग्रास ऑफ लैंड, यानी कि घास का मैदान, आप इसको लिख सकते हैं ग्रास ऑफ लैंड। तो ये घास का मैदान था, और कहाँ था ये नॉर्थ में था। वेयर एनिमल हार्डिंग ऑफर्स पीपल ए बेटर लिवलीहुड दैन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर जो पशु थे वो चरने के लिए आते थे, तो लोगों के लिए आजीविका का एक और भी ज़्यादा बेटर हो गया अब संसाधन, रिसोर्सेज हो गया उनके पास, तो एग्रीकल्चर से भी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर तो करते ही थे, साथ के साथ वो अपनी आजीविका यानी कि लिवलीहुड के लिए क्या कर सकते थे, एनिमल को पाल सकते थे, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेप्पी जो ग्रास ऑफ लैंड है वो था, जो कि एनिमल के लिए काफ़ी था। आफ्टर द विंटर रेन sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here, जो सर्दियों में बारिश वगैरह होती थी वहाँ पर काफ़ी घास उग जाती थी स्टेप्पी में, तो जो भेड़ और बकरियाँ हैं तो वो उस घास को खाती थी। एंड लो सर्ब्स, और छोटी छोटी झाड़ियाँ वहाँ पर उगाती थी। तो इस तरह से है ना, लोग एग्रीकल्चर की अपेक्षा अपना लिवलीहुड किसको बना सकते थे, तो वो बना सकते थे स्टेप्पी वाले घास के मैदान की वजह से एनिमल को पाल सकते थे, तो वो पास्टोलिज्म कर सकते थे। पास्टोलिज्म यानी कि पशुपालन कर सकते थे। टू द ईस्ट
अब हम इसके पूर्व में चलते हैं। हमने 2 साइड पढ़ चुके हैं जियोग्राफिकल पार्ट में, नॉर्थ और ईस्ट। ये लाइनें जो जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये अंडरलाइन कर लें सारी की सारी। फिर मैंने नॉर्थ में बताया था आपको स्टेपी है। अब हम चल रहे हैं ईस्ट में। ईस्ट में क्या है, ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक ऑफ द टिग्रिस। टिग्रिस की नदियाँ हैं भाई, टिग्रिस की कुछ सहायक नदियाँ प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के लिए इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। यानी कि जो पहले है ना व्यापार वगैरह या फिर कम्युनिकेशन कैसे करते थे, या तो स्थल मार्ग से करते थे या फिर जल मार्ग से। तो यहाँ पर जो जल मार्ग से किया जा रहा है तो वो कैसे है कि टिग्रिस थी और उसकी कुछ सहायक नदियाँ थी, तो यहाँ से कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाता था ईरान में। द साउथ इन ए डेजर्ट। अब इसके जो नीचे वाला पार्ट है साउथ में, वहाँ पर एक डेजर्ट था। एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज। तो यहीं पर ये वाला वेरी इम्पोर्टेंट है, आप नोट करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा यही है इम्पोर्टेंट कि साउथ वाला जो पार्ट था वो डेजर्ट में था, ठीक है, वहाँ से हुआ था और यहीं से सिटीज एंड राइटिंग ये डेवलपमेंट हो चुकी थी, जो कि हमारे लेसन का नेम है। दिस डेजर्ट कुड स्पोर्ट्स cities because the rivers फ्रात एंड टिग्रिस। और ये सिटीज़ सपोर्ट करती थी डेजर्ट को भी, फ्रात और टिग्रिस। विच राइज इन द नॉर्थन माउंटेन्स कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट। जो नॉर्थन माउंटेन था ना, वहाँ से कैरी सिल्ट, एक गाद वगैरह होती है जो मिट्टी की नदियाँ वगैरह बहाकर अपने साथ ले आती हैं, उनको बोला जाता है। when they flood or when their water is let out on to the fields fertile silt is deposit। तो ये नदियाँ क्या करती है, अपने साथ मिट्टी वगैरह कुछ उपजाऊ, जिससे कि वो मैदान है ना काफ़ी उपजाऊ होता है, तो उस मैदान में ला देती थी। उस मैदान फिर वो क्या होता, काफ़ी फर्टिलाइज हो जाता, तो वहाँ पर डिपॉजिट कर देती थी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मैपिंग है आपके लिए। ये जोन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इरिगेटेड कैसे है, साउथर्न लिमिटेड ऑफ जोन ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर माउंटेन रीजन्स। तो इस तरह से आपको दिखा गया है कि कहाँ कहाँ से पर्वत वगैरह थे, बेबीलोन कहाँ पर था, मारी था यहाँ पर। तो इस तरह से ये मैपिंग, पहले मैं जो मैपिंग करवा चुकी हूँ आपको कि फ्रात एंड रिवर इनके बीच में था टिग्रिस के, तो मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट पैसेज को करते हैं अब। आफ्टर द फ्रात हैज़ एंटर्ड द डेजर्ट। इसके बाद जो फ्रात है वो डेजर्ट में यानी कि मरुस्थल में एंटर करती है। इट्स वाटर फ्लो आउट इनटू स्मॉल चैनल। इस लाइन को भी आप नोट कर लें कि इसका जो वाटर फ्लो था आगे चलकर कई धाराओं में बंट गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि एक रिवर आ रही है, उस रिवर से ही कई सारे पार्ट में, कई सारे चैनल में जब रिवर बंट जाती है तो उसको बोला जाता है स्मॉल चैनल्स। इसका दीज चैनल्स फ्लड देयर बैंक्स। इनके किनारों पर बाढ़ वगैरह आती है। एंड इन द पास्ट फंक्शनड एज इरिगेशन कैनल्स। और सिंचाई वगैरह इन कैनल्स से होती है। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड ऑफ व्हीट। और यहाँ पर ये वाटर पहुँचने की वजह से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर, व्हीट गेहूँ, बेरली, जौ, पी और लेंटिल्स दाल वगैरह, व नेसेसरी जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत होती है। तो यहाँ से उन्हें ना इरिगेशन सिंचाई के लिए अपना पानी मिल जाता है। ऑफ ऑल एंशियंट सिस्टम, जो कि प्राचीन व्यवस्था है, दैट ऑफ द रोमन एम्पायर। यहाँ पर रोमन एम्पायर जो कि हमारा थर्ड लेसन आएगा उसमें इंक्लूड है वो बातें, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात बताई गई है वैसी। इट वॉज द एग्रीकल्चर ऑफ साउथर्न मेसोपोटामिया दैट वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव। ठीक है, ये रोमन एम्पायर वाला तो ये कह रहा है कि यहाँ पर भी कैनल्स वगैरह ऐसे ही थी
और ये ऐसी फसलें यहाँ पर उगाते थे, तो इस वजह से इस लाइन का जिक्र हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि साउथर्न पार्ट, ये वाला आप याद करेंगे, नोट कर लेंगे इस लाइन को, कि साउथ वाला जो पार्ट था ना मेसोपोटामिया का, काफ़ी उत्पादन देने वाला पार्ट था। इवन थ्रो द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो, जबकि यहाँ ये वाला चित्र ऐसा था कि इतनी बारिश भी वहाँ पर सफिशिएंट नहीं थी क्रॉप के लिए, बट फिर भी जैसे कि ना 4 पार्ट हो गए अपने, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट था हमारा। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, केवल कृषि ही नहीं, मेसोपोटामिया शिप एंड गोट दैट ग्रेजड ऑन द स्टेपी, कि स्टेपी के एक क्षेत्र में ये जो भेड़ बकरियां ये भी चरती थी। द नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स, कि जो पर्वतों की ढाल वगैरह है, दैट इज ऑन ट्रैक्ट्स टू हाई फॉर द रिवर्स टू फ्लड एंड फर्टिलाइज, कि वो नदियाँ वगैरह अपने साथ सिल्ट वगैरह ले आती थी, जिससे काफ़ी है ना मैदान उपजाऊ हो जाते थे। प्रोड्यूस्ड मिल्क, मीट, मिल्क एंड वूल इन द अबंडेंस, तो कुछ एक चीज़ें उनको भी मिल जाती थी। और काफ़ी स्टेपी में घास का मैदान, काफ़ी अच्छी घास थी वहाँ पर, तो काफ़ी मात्रा में ये भेड़ बकरियाँ वहाँ की घास खाकर मीट देती थी, मिल्क देती थी, वूल देती थी, काफ़ी प्रचुर मात्रा में। अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में। फर्दर्स फिश वॉज अवेलेबल इन द रिवर, अच्छा मछलियाँ भी वहाँ के रिवर में अवेलेबल थी, उपलब्ध थी। एंड डेट पाम होता है खजूर, गेव फ्रूट इन समर, और गर्मियों में वहाँ से कौन सा हमें वो मिलता था फ्रूट, तो डेट पाम। आप फिश को भी नोट करेंगे कि फ़िश अवेलेबल थी वहाँ रिवर में। अच्छा, ये जब इसके ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है ना, तब आपने ये सारी की सारी बातें बतानी है। डेट पाम कौन सा फ्रूट के बारे में पूछ सकते हैं कि ये समर में था, 1 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाता है आपका। लेट अस नोट हाउएवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट सिटीज ग्रो सिंपली, इसमें कोई वो नहीं है दोहराए कि ये सिटीज़ धीरे धीरे सिंपली ग्रो होती गई बिकॉज ऑफ रूरल प्रोस्पेरिटी, जबकि धीरे क्या था, एक ग्रामीण समृद्धता थी। वी शैल डिस्कस ऑफर अबाउट बट लेट अस द क्लियर अबाउट सिटी लाइफ, इस प्रकार से इस सिटी लाइफ के बारे में क्लियर हो जाती हैं बातें ये। तो आई होप आपको ये वाला सारा पैसेज समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं अभी तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने सारे के सारे आपको टिक करवा दिए गए हैं। इन लाइनों को टिक करें और इन पर ही फोकस करें आप, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से अराइज हैं आपके, चाहे वो लॉन्ग हो या फिर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट। तो आप इनको बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लें, जो जो लाइनें मैंने नोट की हैं उन पर ही आपका फोकस रहे। जिस भी बच्चे का रहता है कुछ भी कंप्लीट या कुछ समझ में नहीं आया है तो वो बता दें, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब जो नेक्स्ट है हमारा द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बेनाइजेशन। यहाँ पर हम शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेसोपोटामिया जाना ही इस चीज़ के लिए जाता है कि यहाँ की सिटी लाइफ कैसी थी। यहीं से सारा कुछ इससे डेवलपमेंट, सिटी लाइफ, राइटिंग यहीं से हुआ है इसका। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा है पॉइंट, वो नोट कर लें आप। ब्रोंज के बारे में है ये वाले साइड वाले पैसेज में, कि ब्रोंज था जो वो इज एन अलॉय, अलॉय मीन्स होता है मिश्रण, कि मिश्रण किसका था, कॉपर एंड टीन का था। तो ये आप 1 नंबर के अकॉर्डिंग अच्छे से लर्न करें, आपसे आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर आ चुका है वैसे भी ये, कि ब्रोंज इन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, तो कॉपर और टीन से ये मिलकर बना था। तो इस लाइन को ज़रूर नोट करें। यूजिंग ब्रोंज मिंट प्रक्योरिंग दीज मेटल्स, तो एक प्रकार की धातु ही है ये, ठीक है। ऑफ्टन फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज मेटल टूल्स वर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट कारपेंट्री, ड्रिलिंग बीड्स होता है मनके वगैरह। तो धातुओं का हम यूज़ किस लिए करते हैं, देखो कारपेंट्री के लिए करते हैं, ड्रिलिंग बीड्स जो बीड्स होते हैं ना मनके में छेद वगैरह करने होते हैं उनके लिए करते हैं हम,
कार्विंग स्टोन सील्स, पत्थर की कुछ जैसे मोहरें वगैरह बनी होती हैं। कटिंग सेल फॉर इनलेड फर्नीचर की कुछ संक सेल, यहाँ पर है ना संक है इसका मीनिंग, तो आप लिख लें इसको। मैसोपोटामिया वेपन्स वर आल्सो ए ब्रोंज, और जो मैसोपोटामिया के वेपन मीन्स यहाँ पर हथियार वगैरह थे वो भी ब्रोंज से बने हुए थे। फॉर एग्जाम्पल द टिप्स ऑफ द स्पीयर्स दैट यू विल सी इन द, जो भाले वगैरह थे उनके, उसके बारे में। तो वो सारे के सारे क्या है, इन मेटल से ही बने होते थे, ब्रोंज से बने होते थे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। टेक केयर।